सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 12 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे भारत ईस्ट एशिया समिट में कई मुद्दों पर चर्चा करी है, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध, इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला, हमास को लेके भी चिंता जताई कि उस युद्ध के होने से क्षेत्र में अशांति फैली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों को सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता की जल्द बहाली का आह्वान किया। ग्लोबल साउथ का पथ प्रदर्शक है भारत, ऐसा बड़े डिप्लोमेट्स भी मानते हैं। बाकी टाटा ट्रस्ट समूह का अब अध्यक्षता करेंगे नोएल टाटा बनेंगे नए चेयरमैन और लीड करेंगे टाटा समूह को। परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले निहोन हिनको को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। इस साल शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए जापान के संगठन निहोन हिनको जो चुना गया है। ये संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु बम हमले के पीड़ितों से जुड़ा है। संगठन की ओर से दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए इसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वात्रेविदिंस ने शुक्रवार को शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक को लेकर किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। नोबेल समिति जापान पर परमाणु हमले के उन सभी पीड़ितों को सम्मानित करना चाहती है जिन्होंने शारीरिक पीड़ा और दर्दनाक यादों के बावजूद शांति के लिए आशा व जुड़ाव पैदा करने के वास्ते अपना अनुभवों को उपयोग करने का विकल्प चुना है। तो बहुत लंबे समय से ये संस्था काम कर रही है विश्व शांति के लिए, न्यूक्लियर वॉरफेयर फ्री नेशन के लिए। आज के संपादकीय की शुरुआत हो रही है प्रदूषण से मुक्ति के प्रयास को लेकर। बीते 24 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली जलाने के मुद्दे पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ जवाब तलब किया कि पराली जलाना फिर से क्यों शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाया गया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। क्या सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद पराली प्रबंधन विफल हो चुका है? क्या कृषक जनमन अब भी पूरी तरह से पराली प्रबंधन पर पुरानी परिपाठी से चल रहा है? जाहिर है कुछ न कुछ कुप्रबंधन जरूर है। हैरत की बात है कि 15 से 25 सितंबर के बीच पिछले वर्ष को तुलना में हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 5 से 11% तक बढ़ी हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इसी अवधि में जहां हरियाणा में पराली जलाने के 13 मामले आए थे, इस बार बढ़कर 70 हो गए हैं। इस तरह पंजाब में पराली जलाने के मामलों 8 से 53 तक पहुंच गए हैं। देखिए, CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बहुत ही सख्ती से मना कर रखा है। जहाँ तक दिख रहा है कि ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी हैं और जो संबंधित सरकारें हैं वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तभी लगातार पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने विगत वर्षों में पराली दहन को लेकर कुछ नहीं किया। प्रशासन सरकारी संस्थाओं और पराली जलाने वाले किसानों के बीच संबंध में ज़रूर कुछ कमी रह जाती है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के हवाले से केंद्र सरकार ने सूबे की सरकारों को पराली जलाने के दोषी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ना देने का सख्त निर्देश दिया था। पराली जलाने पर निगरानी के लिए हर वर्ष 15 सितंबर तक कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस द्वारा सैटेलाइट से निगाह रखी जाती है। इससे गूगल लोकेशन के साथ पराली जलाने का पता लगाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पराली जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ के लिए 5,000 रुपये और 5 से 6 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 रुपये तक दंड का प्रावधान किया है।
पेनल्टीज़ भी हैं, सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी है, मगर धरातल पे कुछ नहीं है। पराली जलाने से मृदा में मौजूद अनेक लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 1 टन पराली जलाने से मृदा में मौजूद 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 2.3 किलोग्राम फॉस्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम और 1.2 किलोग्राम सल्फर समेत अन्य उपयोगी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में पराली जलाने के कारण तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का अधिक आर्थिक हानि होती है। मतलब एक तो देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यू तो ख़त्म ही हो जाती है, साथ ही साथ में इकोनॉमिकल लॉस भी होता है, क्योंकि बाद में आप यही सेम न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बाज़ार से खरीद के डालना शुरू करते हैं। पराली जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी विषैली गैस उत्सर्जित होते हैं। इन प्रदूषकों के प्रसार से स्मॉग का एक मोटा आवरण निर्मित होता है, जिसे ब्रोंकाइटिस, तंत्रिका और हृदय संबंधी, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। इस समय समस्या का समाधान केवल सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं किया जा सकता। इसके लिए किसानों को जागरूक बनाना होगा। किसान कम अवधि वाली धान की प्रजातियां लगाएं, जिसमें पराली जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अगली फसल के लिए पराली विघटन को पर्याप्त समय मिल जाए। पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिछाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया था। कई प्रयास देखिए सरकारें कर रही हैं, मगर धरातल पे इस बार भी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं दिखा है। अगला आर्टिकल है एकता की आवाज़। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के संगठन आसियान के लाओस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एकजुटता की जरूरत रेखांकित की। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कई देश परस्पर संघर्ष से उलझ रहे हैं और इसके चलते अनेक आर्थिक समस्याएं चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। विकसित कहे जाने वाले देश भी मंदी और सुस्त अर्थव्यवस्था से पार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया देशों से परस्पर सहयोग और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। दक्षिण एशिया के सभी सदस्य चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते किसी न किसी रूप में असहज महसूस करते हैं। इसलिए सभी ने शिखर सम्मेलन में पंच से चीन की खुलकर आलोचना की है। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण न केवल दक्षिण एशिया बल्कि दूसरे कई देशों में भी कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं चीन जिस तरीके से साउथ चाइना सी एवं ज़मीनी क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, ये सभी देशों के लिए खतरा बन गया है। चीन ऐसा जानबूझकर करता है ताकि तेज़ी से विकास कर रहे और विकसित देश संघर्षों में उलझे रहे और वह उनके बाजार में अपना वर्चस्व कायम रखे। मगर चूंकि भारत अब विकसित देश बनने के पायदान पर चढ़ रहा है और इसके प्रयासों में वैश्विक दक्षिण देश अपना एक नया बाजार बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, चीन की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। देखिए, हालांकि आसियान का गठन आर्थिक मामलों में पश्चिम के विकसित देशों चीन और रूस के वर्चस्व को तोड़कर अपना एक बाजार विकसित करने और उस क्षेत्र में शांति और सहयोग बनाए रखने के मकसद से हुआ था, इसका असर भी देखने लगा है। फिलहाल जिस तरह रूस और यूक्रेन लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उसके चलते पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, फिर इसराइल और हमास के संघर्ष का दायरा बड़ा है और उसमें विश्व की दूसरी ताकतों को भी कूद पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। आसियान देशों की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये तो है, भारत इस समय ग्लोबल साउथ को जिस तरीके से लीड करेगा, ये देखने लायक है। एक आर्थिक बाज़ार के रूप में, एक बड़े मंच के रूप में, एक ऐसा मंच जो कि अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर व्यापार, ट्रेड और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देगा। शबाना आज़मी जी को मामी महोत्सव में
मिलेगा फिल्मों के लिए उत्कृष्ट सम्मान। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस, एक्सेलेंस इन सिनेमा। विदेशी उत्पादों का सबसे अधिक शुल्क लगाता है भारत। इंपोर्ट टैक्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, काउंटर वेलिंग टैक्स की ड्यूटी हो रही है, बात हो रही है, क्योंकि ये बाज़ार को सुरक्षित रखने के लिए है, भारतीय बाज़ार को। इसके साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।